तो हेलो प्रिय दोस्तों, आज हम चैप्टर क्लास 12 का हिस्ट्री भाग 1 का पहला अध्याय देखने वाले हैं। वो है हमारा ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, आज हम चैप्टर करने वाले हैं कौन सा? ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, आज हम सिर्फ इस चैप्टर में समझो कि इस चैप्टर में सिर्फ हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही जानने वाले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में सिर्फ हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। ठीक है, अब चलते हैं इससे इससे पहले देखो कि पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, इतनी पुरानी माना जाता था भाई, हड़प्पा सभ्यता को इतना पुराना माना जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं, लेकिन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो भाई 1921 में हुई। ठीक है, उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। ठीक है, उससे ये ज्ञात हो गया, उससे ये पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। मतलब कि इस टाइम भी कोई 1921 में कोई सभ्यता हो गई। ठीक है, अस्तित्व में थी, इससे ये पता चला। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता को भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो संस्कृति थी ना, वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के जो आसपास ही पनपी थी। जो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी, वो सिंधु नदी के आसपास ही पनपी थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसकी जो खोज हुई ना, हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसको हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसके हड़प्पा स्थान पर हुई इसकी खोज, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इससे पहले समझो कि इसके बारे में भाई पता कैसे चला कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है कि नहीं है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा ना, सवाल आ रहा होगा भाई पता कैसे चला कि हड़प्पा सभ्यता, कैसे पता चला कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है कि कैसे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पता चला कि तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके लिए कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन कार्यों के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। ठीक है, मतलब कि 160 साल पहले पंजाब में है ना रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, और जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसे खुदाई के कार्यवाही, वो खुदाई चल रही थी। खुदाई के द्वारा यहाँ पे ना एक हड़प्पा पुरास्थल मिला था। ठीक है, हड़प्पा पुरास्थल मतलब हड़प्पा का ही पुरास्थल मिला था। पुरास्थल मतलब कि पुराना, पुराना पुराना स्थल, मतलब कि पुराना। अ, पुरास्थल कोई सा भी हो सकता है, जैसे ईंट हो सकती है, मन के हो सकते हैं। हैं, पुरास्थल कैसे बोलते हैं? जो पुरास्थल बोलते हैं, जो पुरानी चीज मिल जाना, उसको पुरास्थल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात, आगे समझ में। उन्हें ना इंजीनियरों को है ना यहाँ पे पुरास्थल मिल गया, हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल। मतलब जो अब वो पुरास्थल कौन सा था? वो थी भैया ईंट। ठीक है, ईंट मिल गई इसको, इंजीनियरों को, खुदाई के कार्य द्वारा के दौरान। ठीक है, तो अब चलते हैं, उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़ कर यहाँ से ले गए। ठीक है, उन्हें इंजीनियरों को यहाँ पे कुछ नहीं पता थी कि यहाँ पे कोई हड़प्पा सभ्यता है कि नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, उन्हें क्या हुआ, आधी ईंटें सारी ईंटें उखाड़ कर है ना रेलवे लाइन बिछाने में काम कर दिया। रेलवे लाइन बिछा दी उन्होंने सारी ईंटों को उखाड़ कर। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई हड़प्पा सभ्यता है, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, अब अब क्या हुआ, इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, लेकिन वे यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई असभ्यता भी थी। भाई ये नहीं जान सके कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता है। ठीक है, उन्हें ये कुछ नहीं पता। उन्हें क्या मिला, पुरास्थल मिल गया, तो उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा पुरास्थल है, बहुत अच्छी ईंट है। उन्होंने क्या क्या करेंगे, रेलवे लाइन बिछाने में काम करेंगे, इनका सारा रेलवे लाइन बिछाने में काम कर देंगे इनका। तो क्या हुआ, उनके सारे ईंटें उखाड़ कर पूरा हड़प्पा सभ्यता की सारी लेन में लाइन बिछाने में काम कर दिया। उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई इसकी खोज कब हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो भाई 1921 में हुई।
ठीक है। इसकी इसकी खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। ठीक है। और किसने करी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी? तो दयाराम साहनी ने करी। और कब करी? तो 1921 में करी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखो मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? तो दखलदास बनर्जी ने करी। और कब करी? तो 1922 में करी। ठीक है, समझ में आया? चले आगे नेक्स्ट। फिर ये दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, जॉन मार्शल, भाई इससे को समझिए जॉन मार्शल के बारे में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी। और कब करी? तो 1921 में करी। ठीक है। रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी। और कब करी? तो 1922 में करी। ठीक है। ऐसे ही कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की अ, खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें खोज ली। ठीक है, क्लियर बात? ऐसी 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के नामक स्थान पर खुदाई करवाई। अ, ठीक है, खुदाई करवाई और इन्होंने वैसे ही मोहरें खोज ली जैसी हड़प्पा में मिली है। ठीक है, मतलब कि हड़प्पा की खोज किसने करी? तो दयाराम साहनी ने करी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? तो दखलदास बनर्जी ने। तब इन्होंने इन दोनों ने ही कार्य कराया, मतलब खुदाई करवाई। ठीक है, तो इन्होंने ही हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करवाई दयाराम साहनी ने। तो इन्हों को ही वैसी मोहरें मिली जैसी मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, और वैसी हड़प्पा में मिली है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि हड़प्पा में वैसी मोहरें मिली है खुदाई के द्वारा। और मोहनजोदड़ो में वैसी मोहरें मिली हैं खुदाई के द्वारा। तो इससे क्या पता चल रहा है? मतलब कि इससे ये पता चल रहा है कि दोनों जो भाग हैं वो एक ही संस्कृति के हैं। मतलब कि हड़प्पा में वैसी मोहरें मिल रही हैं और वैसी मोहरें मोहनजोदड़ो में मिल रही हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये दोनों ही संस्कृति के एक ही भाग हैं। ठीक है, मतलब कि इनका क्या बनना है? आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, एक ही भाई एक ही मोहरें वैसी मोहर मोहनजोदड़ो में मिल रही है, वैसी मोहर हड़प्पा में मिल रही है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ये दोनों भाग एक ही संस्कृति के हैं। ठीक है, इसके बाद ये अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग हैं। ठीक है, क्लियर बात? इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की घोषणा कर दी। ठीक है, 1924 में क्या करा? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने बोल दिया कि हमने एक सभ्यता की खोज करी है। ठीक है, कब करी है घोषणा? कब करी है भाई? 1924 में करी है। ठीक है, ये पेपर में जरूर आता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे देखो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसे उतारते जाइए। ठीक है, और ये मैंने एनसीईआरटी से बनाया, मैं पहले बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी से बनाया है। ठीक है, क्लियर बात? आप सिर्फ पढ़ते और आपको सिर्फ रिवीजन करना है, किताब पे सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, और इसको जरूर उतार जाइए, बस यही है, इसको जरूर उतारना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं हड़प्पा का सभ्यता का काल क्या है? तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। अब समझिए कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्या है? इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, और यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले आगे। तो है फिर ये दोस्तों, चलते अपने टॉपिक पर। अब देखिए कि निर्वाह के तरीके, कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्या करते थे वो? क्या वो कृषि करते थे? हैं, क्या वो व्यापार करते थे? हैं, वो क्या करते थे? निर्वाह के तरीके। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो निर्वाह के तरीके मतलब रहन सहन के तरीके आ जाएंगे इसमें। ठीक है, निर्वाह के तरीके में। ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? देखो रटो मत ना, समझो। अगर समझते हुए चलोगे ना तो तुम कभी नहीं बोलोगे, रटोगे ना तो 2 दिन में भूल जाओगे। ठीक है, तो समझ के चलो। तो निर्वाह के तरीके मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? हैं, अपने जीवन को
व्यतीत करने में क्या करते थे वो, ठीक है, अपने पेट को भरने में, आप पूछ सकते हो अपने पेट को भरने में कि वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, ठीक है। तो भाई ये समझो कि निर्वाह के तरीके और रहन सहन के तरीके कौन कौन से थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के, ठीक है। तो भाई ये आता है पहले कृषि, मतलब कि हड़प्पा लोग जो थे ना वो कृषि भी करते थे, ठीक है, और वो शिकार भी करते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वो शिकार भी करते थे भाई, व्यापार भी करते थे हड़प्पाई लोग, और पशुपालन मतलब कि पशुओं को पालते भी थे हड़प्पाई लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता के स्तर मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो रहने वाले जो लोग हैं वो कृषि भी करते थे भाई, ठीक है। जैसे और कौन कौन सी कृषि करते थे ये समझो, गेहूं हो गया, जौ हो गया, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि उगाते थे कृषि में, ठीक है। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, मतलब कि ये समझो इसे कहना क्या चाह रहा है। देखो जैसे हड़प्पा की खोज किसने करी, तो दयाराम साहनी ने करी, ठीक है, और कब करी, तो 1921 में करी। अब तो हड़प्पा सभ्यता में दयाराम साहनी ने खोज करी, ठीक है, इन्होंने खुदाई करवाई, तो वहां पे खुदाई के दौरान देखो हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जिससे ये पता लगता है कि यह लोग है ना जानवरों को भी पाला करते थे हड़प्पाई लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है, रटो मत ना, समझ के चलो, ठीक है। जैसे मवेशी हो गए, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर जैसे ये जानवरों को पाला करते थे, ठीक है। और यहाँ मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, ठीक है, यहाँ पे हड्डी और मछली मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, ठीक है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी जानवरों को मांस खाते थे, ठीक है। अब देखो ये समझो कि हाँ, यहाँ पे हम पक्षियों की हो गई और मछली की हड्डियां भी मिली हैं, जिससे ये अनुमान लगाया है, इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि यहाँ पे हड़प्पा जो लोग थे ना वह जानवरों को मांस भी खाते थे, ठीक है, इन्होंने इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है, ठीक है। ये समझ गए निर्वाह के तरीके वो क्या करते थे भाई, कृषि हो गया और शिकार, व्यापार, पशुपालन ये करते थे। अब चलते नीचे कि कृषि प्रौद्योगिकी मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी मतलब कृषि कैसे करते थे वो। देखो अभी मैंने बोला ना कि निर्वाह के तरीके में कौन कौन थे, वो कृषि भी करते थे, तो यही याद है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कृषि प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, कृषि वो कैसे करते थे हड़प्पाई लोग जो कृषि करते थे वो कैसे करते थे। तो भाई सबसे पहले आप माइंड में लगाइए, रटो मत ना, समझो कृषि कैसे करते थे वो, कृषि कैसे करते हैं। अब ये समझो कि तुम्हारे कोई भी किसान होगा आपके घर में से, ठीक है, वो कृषि कैसे करते हैं भाई, पहले हल की जरूरत होती है कृषि करने में, ठीक है, समझो इसे, ठीक है। वो क्या होगी भाई, सबसे पहले जुताई होगी, कृषि करोगे तो सबसे पहले जुताई करोगे, फिर उसमें बीज बोओगे, ठीक है, फिर उसके बाद के कृषि औजार लाओगे, कृषि उसके कृषि को करने के लिए कोई औजार भी लाओगे, है ना, और बीज बोने से पहले आप उसमें पहले सिंचाई करोगे, ठीक है। ये थे भाई कृषि प्रौद्योगिकी मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो इसी के द्वारा कृषि करते थे। तो पहले कौन सा है कि हल के द्वारा वो कृषि करते थे, जुताई हो गया, बीज हो गया, कृषि औजार हो गया, और सिंचाई, इनके द्वारा ही हड़प्पाई लोग कृषि करते थे, ठीक है। ये हो गए कृषि प्रौद्योगिकी में। देखो मैं साइट आ गया हूँ, इसका या स्क्रीनशॉट ले लो या उतारते चलिए, ठीक है, चलते हैं आगे। तो प्रिय दोस्तों अब हम देखेंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये देखो कि हड़प्पा मोहर में वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे। अब ये समझो ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब कि अभी हमने देखा था कि हड़प्पा की खोज किसने करी है, तो दयाराम साहनी ने करी है। दयाराम साहनी ने जो खुदाई करवाई थी ना उसके दौरान क्या मिला था, यहाँ पे मोहर मिली थी ना, उस मोहर में ही वृषभ बैल की, मतलब वृषभ किसे बोलते हैं, बैल को बोलते हैं, ठीक है, वृषभ मतलब बैल की जानकारी मिलती है उसी मोहर में, ठीक है, जिससे इतिहासकार ने ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी
खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है। इतिहासकारों को चोलिस्तान और बनावली, और ये वर्तमान में देखें तो ये भाई हरियाणा में, ठीक है, से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है। इसका कहना चाह रहा है, अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा चोलिस्तान क्या है भैया, बनावली क्या है। तो भाई ये जो हड़प्पा के ये क्या है भाई, क्षेत्र है। जहां जहां ये हड़प्पा सभ्यता फैली थी वहां वहां के क्षेत्र है। ठीक है। जहाँ जहाँ कौन से थे उसके क्षेत्र, चोलिस्तान और बनावली। ठीक है। अब ये समझो भाई, देखो चोलिस्तान और बनावली में किसके प्रतिरूप मिले हैं, तो मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। किसके मिले हैं? मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। किसमें? चोलिस्तान और बनावली में। ठीक है। चले आगे। कालीबंगन, और तो कालीबंगन में किसके मिले हैं भाई, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन में भाई जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है। हड़प्पा की बात आ रही है, समझ में आ रहा है ना। देखो ये देखें तो चोलिस्तान और बनावली में किसके प्रतिरूप मिले, तो मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। जिससे यह अनुमान लगाया जाए, तो हल्के जो प्रतिरूप मिले ना, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता में कि जो इनके जो ये जो हल है ना, वो शायद ही कृषि के लिए प्रयोग करते होंगे। जो हड़प्पाई जो लोग हैं कृषि के लिए प्रयोग करते होंगे। ठीक है। ये अनुमान लगाया इतिहासकारों ने। ठीक है। और कालीबंगन में देखें तो कालीबंगन में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि ये जो हड़प्पाई जो लोग थे वो एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, वो या उगाते थे। ठीक है। इतिहासकार यही अनुमान लगा रहे हैं भाई, जो पुरातात्विद होते हैं, जो पुरातात्विद किसे बोलते हैं, जो पुरानी चीजों का खोज करें, उनको पुरातात्विद बोलते हैं। ठीक है। वही वही तो लगाते हैं, इतिहास का पता लगाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के पलकों का प्रयोग फसल कटाई में करते थे। ठीक है। समझ आ गई। खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी नहर से पानी लिया जाता था। ठीक है। अब देखो हमने अभी देखा था ना, कृषि करते थे हड़प्पाई लोग, तो वो कृषि करते थे तो वो सिंचाई भी करते होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। अब भाई जो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, वो किसके लिए कहाँ से लाते थे पानी, किससे सिंचाई करते थे, तो भाई किससे करते थे, अभी बताया मैंने बिल्कुल, नदी से और नहर से वो सिंचाई करते थे। ठीक है। अफगानिस्तान में सोतुगई से नहरों के कुछ सबूत मिले हैं। ठीक है। अफगानिस्तान और सोतुगई से कुछ नहरों के सबूत मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पाई जो लोग हैं वो कृषि के लिए सिंचाई का प्रयोग करते थे। मतलब नहरों और नदियों का प्रयोग करते थे हड़प्पाई लोग। किसके लिए प्रयोग करते थे? सिंचाई के लिए। ठीक है। कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता होगा। अब जो कुछ स्थानों में कुछ स्थानों से कुएं से भी पानी लिया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं भाई इतिहासकार। ठीक है। देखो धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा में किसके प्रमाण मिले हैं, तो भैया जलाशय के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। जलाशय के प्रमाण मिले हैं, शायद इनका प्रयोग भी कृषि में किया जाता होगा। इतिहासकार अनुमान लगा रहे हैं भाई, देखो धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो इतिहासकार ने यह अनुमान लगाया कि भाई इनका भी प्रयोग शायद ही कृषि में इसका प्रयोग किया जाता होगा सिंचाई के लिए। ठीक है। अब जलाशय किसे बोलते हैं ये समझो। जलाशय बिल्कुल तो बड़ा सा होता है, स्विमिंग पूल देखा है ना, वैसे ही होता है जलाशय भरा हुआ। ठीक है। आयताकार का होता है जलाशय, उसे कहते हैं जलाशय को। ठीक है। समझ गए। अब समझो, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये आपको पता होना चाहिए भाई। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपको पता है शहरी केंद्र शहरी थी। ठीक है। क्लियर बात। नगर बने हुए थे इसमें बहुत अच्छे अच्छे, आपको पता है कि पक्की ईंटों के नगर बने हुए थे। आगे देखेंगे कि इसकी जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी। ठीक है। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। ठीक है। सबसे पहले योजना सॉरी पहले सबसे पहले योजना गया स्थान हड़प्पा था। सॉरी सॉरी सबसे पहले खोजा गया जो स्थान था ना, वो हड़प्पा था।
ठीक है, तभी तो इसका हड़प्पा नाम रखा गया। सबसे पहले स्थान जो हड़प्पा जो खोज हुई है, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज हुई है, इसीलिए इसका हड़प्पा नामक नाम रख दिया गया। ठीक है, क्लियर बात। लेकिन सबसे अधिक पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। लेकिन जो सबसे अधिक जो पुरास्थल था, सबसे जो पुराना स्थल था, वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अरे यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। ठीक है, यहाँ पे जो हड़प्पा संस्कृति के जो दो महत्वपूर्ण केंद्र थे ना, वो कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सबसे संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र थे ये। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं यहाँ पे कि पुरास्थल। पुरास्थल किसे बोलते हैं? पुरास्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, इमारतें और इनके अवशेष प्राप्त होते हैं, उनको पुरास्थल कहते हैं। ठीक है, समझिए। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया था। अब देखो, जो वहाँ के जो अभी कहना चाह रहे हैं इतिहासकार कि यहाँ के जो लोग हैं, जो हड़प्पाई जो लोग रहते थे, उन्होंने अपने लिए तो क्या हुआ है, जैसे ये बर्तन बर्तन हो गए, जो औजार हो गए हैं, इनमें जो हड़प्पाई जो लोग हैं, इन्होंने अपने लिए तो क्या हुआ है ना, इनका प्रयोग। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ रहा है ना? जिन्हें छोड़कर वह कहीं चले गए हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ पे, हजारों वर्षों के बाद ये अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हजारों वर्षों के बाद ये जो अवशेष है ना, ये मर्तबान हो गए, औजार हो गए, आभूषण हो गए हैं, ये मन के हो गए, ये हजारों वर्ष बाद या तो ऊपर पाए जाएंगे जमीन के या अंदर पाए जाएंगे। अब जैसे समझो कि 2004 में आपने घर लिया। ठीक है, अब हो गई 2060, हो गई 2050, हो गई। ठीक है, इस समय आपका जो घर लिया होगा वो वैसे के वैसे तौर पर आ नहीं जाएगा भाई, या तो जमीन के नीचे पाया जाएगा, वो नीचे धस जाएगा, या तो वो उसके जो ईंटें वगैरह होंगी वो ऊपर पड़ी होगी। ठीक है, रोडों पे। तो इसीलिए यही कहना चाह रहे हैं कि इनके जो आभूषण जो औजार है ना, वो ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक नियोजन शहरी केंद्र था। ये जो हड़प्पा सभ्यता था ना, ये योजना के तहत बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया गया था। मतलब कि यहाँ भवन को बनाने से पहले है ना, पूरी प्लानिंग की गई थी कि यहाँ की जल निकासी प्रणाली कैसी होगी, है यहाँ के भवन कैसे होंगे, पूरी जानकारी, पूरी प्लानिंग की गई थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ बस्ती दो भागों में विभाजित थी। यहाँ पे जो बस्ती थी ना भैया, वो दो भागों में विभाजित थी। दो बस्ती है, वो कौन कौन सी है? एक तो दुर्ग है और दूसरा निचला शहर। एक तो दुर्ग शहर बोलते हैं और निचला शहर को बोलते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, ले लिया। चलो आगे चलते हैं। तो प्रिय दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, देखो जैसे हमने देखा था, बस्ती दो भागों में विभाजित थी। बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? दो। एक तो दुर्ग और दूसरा निचला शहर। ठीक है, सबसे पहले हम दुर्ग की बात करेंगे। ठीक है, दुर्ग के बारे में क्या है, दुर्ग में क्या क्या पाया गया है, दुर्ग कैसा है। ठीक है, कौन उसमें रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दुर्ग। दुर्ग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग देखो भैया, छोटा था लेकिन ये ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। इसकी जो संरचना बनी थी ना, वो कच्ची ईंटों के चबूतरे से बनी थी। ठीक है, मतलब कि जो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, इसकी जो संरचना थी, वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, इसकी संरचना दुर्ग की। ठीक है, दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। जैसे ये दुर्ग है, ठीक है, इसके चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। और ये निचला है, जैसे ये बड़ा सा। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें आपके डायग्राम दे रखा है आपके उसमें, साइड में देख लो कि जो दुर्ग है वो चारों ओर से घेरा गया था चबूतरे से। ठीक है, चारों ओर से। ठीक है, ये दीवार निचले शहर से अलग करती थी। अब देखो, ये कहने का मतलब है, ये दीवार निचले शहर से अलग करती थी। निचला शहर कौन सा है? ये वाला है। और ये दुर्ग है, इसको ये जो दीवार है इसकी, इसको चारों ओर से ये अलग कर रही है, नहीं कर रही है? ये जो दीवार है ये अलग कर रही है ना इसको, निचले शहर को अलग कर रही है, ये कहना चाह रहा है इसमें। ठीक है, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग
क्षमता विशिष्ट कार्य विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। ठीक है। अब जाता यहाँ पे जो दुर्ग में देखो तो यहाँ पे दुर्ग में वही माल गोदाम भी पाया गया है। माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंट से बना था। ठीक है। इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, माल गोदाम के साक्ष्य मिले हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है, जो कि संवेदन लकड़ी का बना होगा। ठीक है, इतिहासकार ऐसा अनुमान लगा रहे हैं भाई कि नष्ट देखो, यहाँ पे जो दुर्ग में है ना, एक माल गोदाम पाया गया है। माल गोदाम किसे बोलते हैं? जहाँ पे हम माल की जो खाने पाने की चीज हम रखते हो, ठीक है, उसको माल गोदाम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम माल रखते हो, जिसमें हम खाने की चीज रखते हो, अनाज रखते हो, वो माल गोदाम को बताता है। ठीक है, उसको हम माल गोदाम कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात। अब जब ये बोल रहे हैं कि दुर्ग में ना एक माल गोदाम भी पाया गया है। ठीक है, इसका जो निचला हिस्सा है ना, वो ईंटों से बना है, जो कि अब भी सही है। परंतु इसका ऊपरी जो हिस्सा है वो नष्ट हो गया है, जो कि वो संभवतः वो लकड़ी का बना होगा, इसलिए तो नष्ट हो गया भाई। वो भी ईंटों का बना होता वही तो वो भी नष्ट नहीं होता। भाई वो लकड़ी का बना होगा, इसीलिए वो नष्ट हो गया। ऐसा ही इतिहासकार अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर बात। देखो, विशाल स्नानागार यहाँ पे भाई विशाल स्नानागार भी पाए गए हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार किसे बोलते हैं? ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय से है। ठीक है, ये आंगन में बना रहता है, ये आयताकार का बना होता है। ठीक है, ये ऐसा ये आयताकार का बना होता है। ठीक है, आप समझो, मैं इस फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। देखो, इसके जो चारों ओर से गलियारे जा रही है भाई, इसकी जो गली जा रही है, ठीक है, ये चारों ओर से एक गलियार से घिरा हुआ है। जैसे आप समझ लो कि स्विमिंग पूल देखा होगा आपने, स्विमिंग पूल गए होगे। ठीक है, वो आयताकार का बना होता है, उसमें स्विमिंग करते हैं, और जो चारों ओर से गली, ऐसी गली होती है, हम इधर घूमते रहते हैं चारों ओर से। ठीक है, कहीं से इधर से छलांग मारते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है, आयताकार का वैसा ही है यहाँ पे भी। ठीक है, क्लियर बात। जलाशय से है, जो चारों ओर से एक गलियार से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनी थी। अब जलाशय तक जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होगी, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं। फिर नीचे उतरेंगे, पानी में उतरेंगे तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से पानी में चले जाएंगे। ठीक है, जलाशय से पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता है। अब जो पानी जो बदले जाएगा, पानी को जो बदला जाएगा, ये गंदा हो गया, मान लो गंदा पानी होगा तो कैसे बदला जाएगा? तो यहाँ पे छोटा नाला होगा। ठीक है, इसके द्वारा एक बड़ा नाला होगा, जिसके द्वारा ये पानी को बाहर निकाल दिया जाता होगा। ठीक है, इसके द्वारा तो निकाल दिया जाता होगा, वही सिंपल बात है यहाँ पे। फिर रटो मत ना, समझो। समझोगे तो समझ में आएगा पूरे चैप्टर। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जलाशय से पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। एक अनोखी संरचना थी, देखो एक अनोखी संरचना है, मतलब कि ये छोटे नाले में जाएगा, फिर बड़े नाले में जाएगा, बड़े नाले से दूसरे बड़े नाले में जाएगा, एक अनोखी संरचना है ना। ठीक है, क्लियर बात। संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता होगा। इतिहासकार अब मान रहे हैं, इतिहासकार कह रहे हैं, तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता होगा, किसके द्वारा, किसके लिए किया जाता होगा इसका उपयोग? तो कि इसका इतिहासकार मान रहे हैं, इतिहासकार ऐसा सोचते हैं कि इसका उपयोग है ना भाई, अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ठीक है, पूजा पाठ के लिए इसका उपयोग किया जाता था, मतलब उपयोग में लाते थे पूजा पाठ के लिए। ठीक है, समझ में आया? लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। आया समझ में? ठीक है, चलते चैप्टर आगे। तो प्रियो दोस्तों, चलते हैं निचले शहर पर। ठीक है, हमने दुर्ग शहर पढ़ लिया है, अब चलते हैं निचले शहर में। निचले शहर कैसा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे। ठीक है, मतलब कि निचले शहर में भाई रहने वाले लोग भी थे। ठीक है, निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में था, बसा था। ठीक है, अब देखो तुम्हें ऐसे ही पता है कि भाई निचला दुर्ग तो ये हो गया। ठीक है, छोटा सा। ठीक है, ये दुर्ग ये हो गया, और भाई जो निचला शहर है वो हमारा इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है, तो इससे पता चल रहा है निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। अधिक बड़ा क्षेत्र हमारा दुर्ग का। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था, ये दीवार।
ठीक है, ये दीवार चारों ओर से इसको भी घेरा गया था, किलेबंदी की गई थी इसकी। ठीक है, ये भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर ये भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ये चबूतरे नींव का काम करते थे। अब यही नहीं भाई, ये निचला शहर है तो ये नीचे ही रहेगा, ये नहीं, इसके भी कई जो भवन थे ना, इसके भी कई भवनों का ना ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। जैसे ये चबूतरा है, इसके भवन को बना दिए हैं, इसके ये चबूतरा है, इसको भवन को ऐसे पूरे बना दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। यह भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह चबूतरे नींव का काम करते थे। अब ये जो चबूतरे होते थे ना, जैसे ये है, यहाँ पे एक घर बना दिया, भवन बना दिया। अब ये जो चबूतरा है ना, नींव का काम करते थे, मतलब कि पक्की चीज का काम करते थे। ठीक है, घर को और पक्का बना देते थे। नींव का अर्थ ये है कि घर को और पक्का बना देते थे। ठीक है, जैसे सीमेंट होता है ना, किसी चीज में लगा देते तो उसको पक्का बना देता है, वैसे नींव का काम करते थे ये चबूतरे। ठीक है, जैसे ये है, घर है, इसके घर के आप बीच में घर बना दिए, भवन बना दिया। ये जो चार चबूतरे हैं, जो चारों ओर इसके चबूतरे बना दी गई, ये नींव का तो काम करेंगे ना, मजबूती दे देंगे और इसमें मजबूती प्रदान कर देंगे इस भवन को, है कि नहीं? तो ये नींव का काम करते थे ये चबूतरे। ठीक है, नींव का काम करते थे, ये हो गया। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, अब इसे समझो कि इतना निचला हिस्सा इतने बड़े क्षेत्र में बसा हुआ है, इतने लोगों के कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी इसे बनाने में, है ना? तो इतिहासकार ये कह रहे हैं कि इतने बड़े क्षेत्र को बनाने में, ये निचले शहर को बनाने में इतने मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, निचले शहर में भाई जल निकासी प्रणाली भी पाई गई है। जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी निचले शहर की। ठीक है, क्लियर बात? निचले शहर की जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी। देखो, जल निकास के बारे में समझो। हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में जल निकास प्रणाली भी थी। ठीक है, हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में एक चीज ही सबसे विशिष्ट, मतलब श्रेष्ठ जो है, वो है हमारी जल निकासी प्रणाली। ठीक है, जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब देखो, जो जो सड़कें होती थी और जो गली होती है ना, तो एक है ना लगभग ग्रिड पद्धति में काटती थी, मतलब कि एक ये जो गली जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पे जो ऐसी गली गली चल जाएगी, मतलब 90 डिग्री पर काट देती है ये गली। ठीक है, नो जाएगी, ये काट देगी। अब ये जा रही है तो ऐसे काट देगी, तो ग्रिड पद्धति पे काटती है। ठीक है, ग्रिड पद्धति पे काट रही है ना। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में जल निकासी प्रणाली भी थी। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटते, तो कुछ समकोण पर काट रही है, नहीं काट रही, ये गली है, ठीक है, ये यहाँ पे काट दिया समकोण पर, 90 डिग्री पर काट दिया, है कि नहीं? समकोण पर काट दिया ना, काट दिया, ये समकोण होगा हमारा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर काट दिया, काट दी गली ने। ठीक है, एक गली को दूसरी गली में समकोण पर काट दी, ये बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये भी हो गया। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई हैं। हड़प्पा इस भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई। पहले नालियों के साथ पहले क्या बना दी? गलियां बना दी। ठीक है, उनके साइड में क्या बना दी? नालियां बना दी गई। इतनी अच्छी जो थी हमारी नाली, जल निकासी प्रणाली है, ये ऐसा अनुमान लगाते हैं। ये हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई। उसके बाद गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए। उसके बाद है ना, ये गली है, उसके बगल यहाँ पे गलियों के साथ क्या बनाई गई है? भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई। उसके बाद गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए। जैसे पहले गली बना दी, उसके अगल बगल ये मकान बना दिए। ठीक है, ये मकान बन गए। समझ में आ रहा है? ये
मकान बना दिए, ठीक है, अगल बगल मकान बना दिए, ठीक है। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बहा चला जाता था, ठीक है। अब जो हमारा जो भवन है, इनका पानी किसके द्वारा जाएगा, तो ये भाई जो हमारी साइड की नाली होती है, इसके द्वारा ही तो पानी बाहर जाता है, एक नाली में दूसरी नाली में जुड़ जाती है, दूसरी नाली तीसरी नाली में जुड़ जाती है, बड़े नाले में कमतर होती जाती है, ठीक है, जुड़ती जाती है और आगे तो हमारा पानी वो पहुंच ही जाता है, ठीक है, हमारे नगरों से बाहर चला जाता है गंदा पानी, ठीक है, इन नालियों के द्वारा, ये कहना चाह रहे हैं। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था, ठीक है, ये हमारी जल निकासी पूरी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई गृह स्थापत्य कला भी पाए गए हैं निचले शहर में, ठीक है। निचले शहर की बात करें तो गृह स्थापत्य कैसे थे यहाँ पे, देखो मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन है, ठीक है, ये पहली बात हो गई यहाँ पे। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने थे, ठीक है। गृह स्थापत्य मतलब कि उसके घर कैसे थे यहाँ के निचले शहर में, घर घर कैसे थे, घर मतलब भवन, कैसी कला थी उनकी बनाने की, बनने की कला कैसी थी, ये समझो इसमें, ठीक है। तो ये कहने चाह रहे हैं मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन है, ठीक है, रहने वाले लोग हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे, यहाँ पे ये घर है, ठीक है, ये घर है, ये चारों ओर आंगन है, इसके एक एक तरफ क्या होता है, आंगन होता था, ये ऐसा आंगन होता था, ठीक है, चारों ओर क्या होते हैं, कमरे होते थे इसके साथ, इसके चारों ओर कमरे हो गए लो, ठीक है, इसके चारों ओर कमरे हो गए बने होते थे। आंगन खाना बनाने और कटाई करने के काम आता था, यहाँ एकांत प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था, ये समझो। जो आंगन होता था ना हमारा खाना बनाने के लिए काम आता था, ठीक है, कटाई करने का काम होता था, कोई से भी कटाई कर सकते थे, ठीक है, उसके लिए ये काम आता था आंगन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे खाना बनाने के लिए हो गया हमारा, भूमि तल ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां बनी होती थी, यहाँ पर प्राइवेसी वो ध्यान दिया जाता था, मतलब कि ये जो घर है, जैसे कोई बंदा बाहर से आ रहा है ना, तो वो है ना, ये है ना, बाहर से ना पूरे पूरे है ना अंदर नहीं दे सकता है, ठीक है, मतलब कि बाहर से पूरे सीधा अंदर नहीं दे सकता है, ये प्राइवेसी का ध्यान बहुत दिया जाता था यहाँ पे मोहनजोदड़ो में, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आंगन खाना बनाने और कटाई करने का काम आता था, यहाँ एकांत प्राइवेसी का ध्यान दिया जाता था। भूमि तल ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, खिड़कियां क्यों नहीं होती थी, इसलिए अगर खिड़कियां होंगी तो कोई भी बंदा बाहर का आके अंदर देख सकता है, इसलिए है ना, खिड़की के तल पर है ना, खिड़की खिड़की नहीं होती थी, ठीक है, भवन के जो जो खिड़की होती थी वो खिड़की नहीं होती थी, ठीक है, खिड़की क्यों नहीं होती ताकि कोई बंदा यहाँ पे आके सीधा सीधा अपना अंदर ना देख सके, इसीलिए खिड़की नहीं होती थी भूमि के तल पर नीचे, ठीक है, खिड़की नहीं होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था, हर घर में एक स्नानघर होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था, हर घर में, ये घर है भाई, हर घर में स्नानघर होंगे, बाथरूम जरूर होंगे, ठीक है, हर घर में बाथरूम जरूर होंगे, ठीक है, जिसमें बाथरूम कैसे होते थे, ईंटों, मतलब कि जिसमें ईंटों का फर्श होता था, भाई स्नानघर कैसे होंगे, पक्की ईंटों के बने हुए, मतलब फर्श वाले स्नानघर है यहाँ पे, ठीक है, हर घर में स्नानघर जरूर होते थे, जो स्नानघर होते थे वो पक्की ईंटों के बने हुए होते थे, फर्श वाले, ठीक है। स्नानघर का पानी नाली के जरिए सड़क वाली नालियों पर बहा दिया जाता था, कुछ घरों में छत, ठीक, अब ये समझा, कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, कई घरों में कुएं भी मिले हैं, सॉरी, हैं, सीढ़ियां बनाई जाती थी और कई घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं एक ऐसे कमरे में बने बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सकें, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या जो है ना वो भाई 700 है, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कुछ नहीं है, वो तो बेसिक बता दे रहा है। तो दोस्तों, तो प्रिय दोस्तों, ये जो हमारा जो पार्ट था, ये तो हमारा पार्ट पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में हम
आगे मिलते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे पार्ट में मिलेंगे, दूसरे पार्ट में। ठीक है, ये जो पार्ट करेंगे हम सीधे 3 पार्ट में करेंगे चैप्टर हम पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आगे।